नमस्कार मित्रों, मैं अभिषेक सिंह आपके सामने तथागत सिविल सर्विसेज क्लास में फिर से उपस्थित हूँ। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने जितने भी न्यायपालिका से संबंधित स्वरूप थे संवैधानिक, उन सभी को पढ़ लिया था। अब एक बहुत छोटा सा टॉपिक है जो है संगठनों से संबंधित, अर्थात जो हमारे संविधान में विभिन्न प्रकार के संगठन वर्णित किए गए हैं, जैसे हमारे सीएजी हो सकते हैं, हमारे अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल हो सकते हैं, या हमारा लोक सेवा आयोग या हमारा निर्वाचन आयोग हो सकता है। तो इस तरह के जो भी संगठन हमारे संविधान के अंतर्गत वर्णित किए गए हैं, उन सभी का एक छोटा सा हिस्सा बचा है, उसको बहुत तेजी से समाप्त कर लेते हैं और इसके साथ बहुत शीघ्र ही आपकी पॉलिटी समाप्त हो जाएगी और उसके बाद फिर हम लोग कोई अन्य सब्जेक्ट प्रारंभ करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है महत्वपूर्ण बहुत ज्यादा है, जिस पर अक्सर प्रश्न आते रहते हैं, वो है भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक। इनको हम शॉर्टकट में सीएजी भी कहते हैं, क्योंकि इसका फुल फॉर्म जो है वो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है। ध्यान रखिएगा, कंट्रोलर नहीं है, कंट्रोलर है और स्पेलिंग COM बनती है, CON नहीं बनती। तो N की ध्यान रखिएगा, M है ये, और कंट्रोलर साफ साफ है, कंट्रोलर नहीं है। एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, CAG, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक। कैसे नियंत्रक? जो हमारे वित्त मामले हैं, अर्थात हमारे देश के जो अकाउंट्स हैं, भारत सरकार के जो अकाउंट्स हैं, भारत के राज्यों के जो अकाउंट्स हैं, उन सभी के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक हैं ये। अर्थात उनका लेखा परीक्षण करने का कार्य इनके द्वारा किया जाता है। ऑडिट करने का, लेखा परीक्षण मतलब ऑडिट करने का कार्य इनके द्वारा किया जाता है। जब हम सीएजी के विषय में पढ़ते हैं तो ये हमको संविधान के भाग 5 में मिलते हैं। भाग 5 जो यूनियन से संबंधित भाग है, संघ से संबंधित भाग है, उसी में मिलते हैं और इसका आर्टिकल है 148 से 151 तक। बहुत ज्यादा विस्तार नहीं है इसका, 148 से लेकर 151, 148, 149, 150, 151। तो ये 4 अनुच्छेद इसके अंतर्गत वर्णित है, जिसमें उनके स्वरूप, उनका गठन, उनकी प्रक्रिया, उनकी कार्यशैली, उनके बाकी जो भी चीजें हो सकती हैं, वो सारे के सारे वर्णित किए गए हैं। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो आर्टिकल 148 से 151 तक का इसका विषय है। सबसे पहले हम भारत में जो सीएजी हैं उनका इतिहास समझ लेते हैं कि इतिहास कब से है। तो ध्यान रखिएगा, 1857 से भारत में सीएजी की स्थापना हो जाती है। हालांकि मुख्य रूप से इसका जो स्वरूप हमको वास्तव में दिखाई पड़ता है वो 1858 के एक्ट से भी दिखाई पड़ता है। वहां पर कुछ स्वरूप बनाए गए थे। 1861 में भी इसके लिए कुछ स्वरूप स्थापित किए गए थे और वास्तव में 1861 के स्वरूप से ही इसका वर्तमान स्वरूप उभर कर सामने आता है। तो 1857 से लगातार ये चला आ रहा है। एक बहुत पुराना पद है, बहुत पुराना पद ना कहकर हम इसे बहुत पुरानी संस्था कहें, क्योंकि सीएजी एकल संस्था होने के बाद भी, एक पूरी एकल व्यक्ति का पद होने के बाद भी एक पूरी संस्था है। तो ध्यान रखिएगा, सीएजी कोई पद नहीं है, सीएजी एक संस्था है और वो भी संवैधानिक संस्था है, जिसका बाकायदा संविधान में वर्णन किया गया है, इसलिए ये संवैधानिक संस्था है और बहुत पुरानी है। 1935 के अधिनियम में भी सीएजी से संबंधित जो बात का स्वरूप उभर कर आया, वो 1935 के अधिनियम से ही उभर कर सामने आया और आजादी के बाद इसको भारतीय परिस्थितियों के आधार पर गठित किया गया। हालांकि कोई अंत नहीं किया गया, जैसा ब्रिटिश काल की देन थी वैसा ही चला आ रहा है। जैसा उसके उस समय तत्कालीन अधिकार शक्तियां थी वैसे ही अभी भी चली आ रही हैं, लेकिन भारतीय परिस्थितियों के आधार पर उसमें कब समय समय पर परिवर्तन भी किए गए हैं। जैसे 1971 में परिवर्तन किया गया, 1976 में परिवर्तन किया गया। तो समय और परिस्थितियों के आधार पर परिवर्तन होते हैं, अन्यथा ये बहुत पुराना पद है जो 1857 के बाद से लगातार चला आ रहा है। जब हम भारत में सीएजी की नियुक्ति की बात करते हैं कि आखिर इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो इसके लिए भारत संविधान में आर्टिकल 148 है। ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 148 जो भारत के सीएजी के गठन, उसकी नियुक्ति, जो भी व्यक्ति बैठेगा उस पद पर उसकी नियुक्ति इत्यादि का पूरा वर्णन करता है। और भारत में सीएजी की नियुक्ति करने का अधिकार जो दिया गया है वो भारत के राष्ट्रपति को दिया गया है। पहले ये ब्रिटिश सरकार के अधिकार क्षेत्र में आने वाला पद था। इसका मतलब है लंदन से नियुक्त होता था और लंदन में ही नियुक्त होता था।
लेकिन वर्तमान में आजादी के बाद से ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाने वाला पद है। अर्थात इसमें जो भी व्यक्ति भारत के सीएजी बनाए जाएंगे उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। और राष्ट्रपति, आप जानते हैं कि राष्ट्रपति स्वेच्छा से किसी को कोई भी कार्य नहीं करते हैं, बाकायदा संघ की मंत्रिपरिषद के द्वारा ही जो सलाह दी जाती है उसके आधार पर ही ये कार्य करते हैं। तो संघ की जो मंत्रिपरिषद है, या हम मंत्रिपरिषद पूरी न कहें, मंत्रिमंडल कहें, केवल कैबिनेट कह दें, तो आर्टिकल 74 के अंतर्गत जो कैबिनेट का वर्णन है, कैबिनेट का स्वरूप है, और उसी के आधार पर सीएजी उसकी सिफारिश पर नियुक्त होते हैं और जो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। सीधा सा मतलब कि कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति करते हैं। इसका कार्यकाल कितना होता है? इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है। दोनों में से जो भी एक पूरा हो जाएगा उसके आधार पर संबंधित व्यक्ति जो सीएजी हैं उनको रिटायर कर दिया जाएगा। 6 वर्ष का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति केवल 6 वर्षों के लिए ही सीएजी बनाया जा सकता है, दोबारा नहीं। हालांकि ऐसा कोई घोषणा नहीं, लेकिन उसका एक निश्चित कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष का होता है। 65 वर्ष का मतलब है कि उसकी अधिकतम उम्र सीमा, और फिर चाहे 6 वर्ष पूरा हो जाए, चाहे वो उसकी उम्र 65 वर्ष पूरी हो जाए, जो भी हो जाएगा उसी के आधार पर संबंधित व्यक्ति को रिटायर कर दिया जाएगा। शपथ भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है, ध्यान रखिएगा, और अनुसूची 3 के अंतर्गत इस शपथ का वर्णन किया गया है। भारत के सीएजी को शपथ दिलाने का कर्तव्य भारत के राष्ट्रपति का है और इसका वर्णन अनुसूची 3 के अंतर्गत किया गया है। इसके साथ ही इनको जो वेतन भत्ते प्राप्त होते हैं वो ध्यान रखिएगा, वेतन भत्ते भारत की संचित निधि से प्राप्त होते हैं। भारत की संचित निधि से वेतन भत्ते उतने ही प्राप्त होते हैं जितने भारत के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को वेतन भत्ता प्रदान किया जाता है। अर्थात बिल्कुल वैसा ही वेतन भत्ते का स्वरूप है जितना सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का है, तो ध्यान रखिएगा। अर्थात इसकी वेतन भत्ते में किसी भी प्रकार की कमी, अलाभकारी परिस्थिति नहीं उत्पन्न की जा सकती है। केवल अनुच्छेद 360 के अंतर्गत जब भारत के राष्ट्रपति भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर देंगे तो जरूर इसके वेतन भत्ते में कमी की जा सकती है, वेतन में वो भी। अर्थात अन्य किसी भी परिस्थिति में इसके वेतन भत्ते में कमी नहीं की जाती है, और इसको भारत की संचित निधि से वेतन भत्ते भी और पेंशन भी वहीं से प्राप्त होती है। अर्थात रिटायर होने के बाद जो पेंशन मिलती है। हटाने की जो प्रक्रिया है वो है आर्टिकल 141 में। स्वेच्छा से तो अपना इस्तीफा दे ही सकते हैं, 6 वर्ष 65 वर्ष की उम्र सीमा में ये रिटायर हो सकते हैं, लेकिन हटाने की भी प्रक्रिया है बिल्कुल वैसी ही जैसे भारत के मुख्य न्यायाधीश को हटाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जिस प्रक्रिया से हटाए जाते हैं उसी प्रक्रिया से इसको हटाया जाता है, संसद के माध्यम से। लेकिन अंतिम रूप से हटाने का अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि भारत के सीएजी को कौन हटा सकता है, तो भारत के राष्ट्रपति सीएजी को हटा सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति स्वेच्छा से नहीं हटा सकते हैं। ये नहीं कि राष्ट्रपति ने नोटिस जारी कर दिया, प्रसाद पर्यंत का स्वरूप बना दिया और रिटायर कर दिया या हटा दिया उसको पद से। सीएजी को भारत के राष्ट्रपति संसद की उसी प्रक्रिया से हटा सकते हैं जिस प्रक्रिया से भारत के सीजेआई को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाया जाता है। और इसका स्वरूप क्या है मैं आपको सीएजी जब पढ़ा था तब भी बता चुका हूं, जब भारत के राष्ट्रपति पढ़ा था तब भी बता चुका हूं। अर्थात वहां पर आप पूरा पढ़ सकते हैं बिल्कुल डिटेल से ही। अर्थात संसद की बहुमत की प्रक्रिया है, वैसे ही इनको हटाया जा सकता है, कोई अलग स्वरूप नहीं। तो ध्यान रखिएगा, भारत के राष्ट्रपति हटा सकते हैं, लेकिन हटाने का जो स्वरूप वही है जो संसद की वो प्रक्रिया जो सीजेआई को हटाने की प्रक्रिया होती है, उसी के आधार पर राष्ट्रपति हटा सकते हैं, स्वेच्छा से नहीं हटा सकते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा। सीएजी जब रिटायर होता है या उसको उसके पद से हटाया जाता है तो ध्यान रखिएगा, रिटायर होने के बाद भारत के सीएजी किसी भी प्रकार का लाभकारी पद धारण नहीं कर सकते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों पर प्रतिबंध है, वैसे ही इन पर भी प्रतिबंध है कि यह भी कोई लाभकारी पद धारण नहीं कर सकते हैं। ये इनकी इसलिए बनाया गया कि ये निष्पक्ष होकर अपना काम कर सकें, किसी लालच या लाभ के स्वरूप के आधार पर कार्य न करें, क्योंकि अकाउंट्स का मामला है, पैसे का मामला है, हेर फेर आप जानते ही भारत में बहुत हो सकता है आराम से। तो ऐसी स्थितियों से बचने के लिए इस व्यक्ति को निष्पक्ष बनाने की कोशिश की गई है।
और रिटायर होने के बाद यह कोई पद धारण नहीं कर सकते। हाँ, वो अलग बात है कि भारत के राष्ट्रपति का पद या भारत के उपराष्ट्रपति के पद के चुनाव ये लड़ सकते हैं, बाकी किसी अन्य पद को ये धारण नहीं कर सकते हैं जो भारत सरकार के अधीन आते हैं। इसके साथ ही अगर हम देखें तो सीएजी को लेकर कुछ शक्तियां कम की गई हैं, कम नहीं की गई हैं। सीएजी का स्वरूप जो है उससे संबंधित दो अमेंडमेंट हैं। एक सीएजी एक्ट 1971 है। तो सीएजी एक्ट 1971 में इसकी शक्तियों, इसकी कार्यशैली का विस्तार से वर्णन किया गया या परिस्थितियों के आधार पर निर्धारण किया गया। और लेखांकन तथा लेखा परीक्षक एक्ट जो है 1976 का, इसके अंतर्गत ये किया गया कि जो सीएजी पहले ऑडिट रिपोर्ट लेखांकित भी करता था, अर्थात उसको लिखने का कार्य भी उसी का होता था, लेकिन उसके लिए बाकायदा बाद में लेखांकन तथा लेखा परीक्षक, जिसे महालेखा परीक्षक कहते हैं, उसकी नियुक्ति की जानी प्रारंभ कर दी गई। वो 1976 में हुआ। सीएजी के काम को कम करने के लिए या उसकी सहायता के लिए महालेखा परीक्षक जैसा पद निर्मित किया गया, जो 1976 से प्रारंभ होता है। और इसके लिए एक्ट था लेखांकन तथा लेखा परीक्षक अधिनियम 1976। तो ये दो अधिनियम भी ध्यान रखिएगा, एक सीएजी एक्ट 1971 और एक लेखांकन तथा लेखा परीक्षक एक्ट 1976। अब आते हैं सीएजी की कार्य तथा शक्तियों में, जो आर्टिकल 149 में दी गई है। कार्य तथा शक्तियां, देखिए भारत में जो सीएजी हैं उनकी कार्य तथा शक्तियां नाम से स्पष्ट है, नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, ऑडिटर जनरल। इसका मतलब ये है कि भारत की जितने भी अकाउंट्स हैं उन सभी का लेखांकन करना, उसकी रिपोर्ट तैयार करना, ऑडिट रिपोर्ट तैयार करना, ये सारा का सारा काम भारत के सीएजी का होता है। किन किन अकाउंट्स का? अकाउंट्स में अगर हम देखें तो भारत के जो सीएजी हैं वो लेखाओं की जो ऑडिट करते हैं, संपरीक्षा मतलब ऑडिट करना, वो संघ स्तर पर ऑडिट करते हैं और राज्य स्तर पर भी ऑडिट करते हैं। ये दोनों ही स्तर हैं। संघ के अकाउंट्स का भी ऑडिट करते हैं, राज्य के अकाउंट्स का भी ऑडिट करते हैं। कौन कौन से अकाउंट्स का संघ और राज्य के? संघ की संचित निधि, भारत की जो कंसोलिडेटेड फंड है, संचित निधि है, उसको भी ये ऑडिट करते हैं। राज्यों की जो कंसोलिडेटेड फंड या संचित निधि है उसको भी ये ऑडिट करते हैं। भारत की या संघ की जो आकस्मिक निधि है, कॉन्टिजेंसी फंड है, तो उसको भी ऑडिट करने का कार्य इन्हीं का है। और राज्यों की अगर आकस्मिक निधि है जो राज्यपाल के अधीन होती है, उसको भी ऑडिट करने का कार्य इन्हीं का है। लोक लेखा, पब्लिक अकाउंट को ऑडिट करने का कार्य भी ये इन्हीं का है, अर्थात पब्लिक अकाउंट में जो आय और व्यय का स्वरूप निर्धारित होता है, उस आय और व्यय के स्वरूप को भी ऑडिट करने का कार्य भारत के सीएजी का ही होता है। तो भारत की संचित निधि, राज्य की संचित निधि, राज्य की आकस्मिक निधि, भारत की आकस्मिक निधि, भारत के सारे अकाउंट्स, पब्लिक अकाउंट्स, राज्य के सारे पब्लिक अकाउंट्स, इन सभी का ऑडिट करते हैं। ऑडिट करने के बाद की प्रक्रिया ये है कि संघ की से संबंधित जो रिपोर्ट होती है वो भारत के राष्ट्रपति को सौंपी जाती है। ये ध्यान रखिएगा, ये जो सीएजी होते हैं वो संघ से संबंधित रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति को सौंपते हैं। राज्य की जो रिपोर्ट होती है वो राज्यों के राज्यपाल को सौंपी जाती है। तो संघ स्तर की रिपोर्ट राष्ट्रपति को, राज्य स्तर की रिपोर्ट राज्यपाल को सौंप दी जाती है, ध्यान रखिएगा। तो ये भारत के सीएजी का कार्य है और सीएजी का कार्य यहाँ पर समाप्त होता है। इसके बाद सीएजी का कोई कार्य नहीं है कि सीएजी उस रिपोर्ट का क्या होगा, उस रिपोर्ट का क्या नहीं होगा, इससे इनका कोई लेना देना नहीं होता है। तो संघ स्तर पर राष्ट्रपति के लिए और राज्य स्तर पर राष्ट्रपाल को रिपोर्ट सौंप दी जाती है। संघ स्तर पर क्या होता है, राज्य स्तर पर भी और संघ स्तर पर भी, दोनों स्तरों पर। संघ स्तर पर जो सीएजी रिपोर्ट होती है वो राष्ट्रपति के पास जाती है और राष्ट्रपति इसे लोकसभा में रखवाते हैं और लोकसभा में इसके लिए पब्लिक अकाउंट कमेटी अर्थात लोक लेखा समिति का निर्धारण किया जाता है, निर्माण किया जाता है, जो सीएजी रिपोर्ट की जांच करती है। ध्यान रखिएगा, सीएजी रिपोर्ट की जांच करने का दायित्व जो लोकसभा में पीएसी का निर्माण किया जाता है, पब्लिक अकाउंट कमेटी लोक लेखा समिति का निर्माण किया जाता है, जो लोकसभा स्पीकर के द्वारा किया जाता है, उसके द्वारा सीएजी
सीएजी रिपोर्ट की जांच होती है। इसी तरह की प्रक्रिया राज्यों में होती है। राज्य में जो राज्यपाल होते हैं वो इस रिपोर्ट को राज्य की विधानसभा में रखवाते हैं और विधानसभा में जो विधानसभा की कमेटी होती है वो कमेटी जो होती है वो सीएजी रिपोर्ट की जांच करती है। ये भी स्थिति है कि अगर राज्यपाल नगरीय निकायों, ध्यान रखिएगा, राज्यपाल अगर नगरीय निकायों और पंचायतों के ऑडिट की जिम्मेदारी सीएजी को देते हैं तो सीएजी उसकी ऑडिट करेंगे। अगर पंचायतों और नगरीय निकायों की जिम्मेदारी राज्यपाल नहीं देते हैं तो सीएजी उसकी जांच नहीं करेंगे। ये भी ध्यान रखिएगा, सीएजी केवल राज्य स्तर पर काम करेंगे, नगरीय निकाय और पंचायत स्तर पर कार्य नहीं करेंगे। लेकिन राज्यपाल अगर ऐसा कहते हैं तो राज्यपाल के कहने पर, निर्देश पर, आदेश वो भी नहीं, निर्देश पर सीएजी ऐसा कर सकते हैं। ये फिर उनकी अपनी कर्तव्य में आता है। तो पीएससी का निर्माण संघ स्तर पर किया जाता है, पब्लिक अकाउंट कमेटी, और वो सीएजी की रिपोर्ट की जांच करती है। देखिए दूसरी चीज ये है कि सीएजी जांच कहाँ करते हैं, तो फिर सीएजी रिपोर्ट बनती क्या है, कैसी है। सीएजी रिपोर्ट जो बनना और जो स्वरूप है सीएजी रिपोर्ट का वो कुछ इस प्रकार है कि वो केवल प्रक्रियागत स्थितियों की जांच करते हैं। वो शुरुआती दौर में क्या हुआ, शुरुआती दौर का मतलब मान लीजिए जैसे पब्लिक अकाउंट की बात करें या बजट की बात करें, बजट में किसी पॉलिसी को लेकर भारत की संचित निधि से पैसा पास हुआ और वह विभिन्न अपने विभाग से नीचे फिर क्रमशः आगे बढ़ता चला गया नीचे तक और सामान्य जनता तक गया। तो सीएजी यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर जो नियम बनाए गए सबसे ए दर्जे पर, सबसे ऊपरी स्थिति पर बजट के अंतर्गत जो नियम बनाए गए, जितना पैसा रिलीज किया गया, जो प्रक्रिया अपनाने को की घोषणा की गई इत्यादि, क्या उसी प्रक्रिया, उसी नियम, उतना ही पैसा क्रमशः बढ़ाया जा रहा है या नहीं बढ़ाया जा रहा। एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, अर्थात विकेंद्रीकरण की स्थिति में सबसे नीचे अर्थात जनता तक कितना पैसा पहुंचा और योजना के अनुसार क्या लाभ हुआ, यहां तक की रिपोर्ट प्रक्रियागत जिसे कहें, अर्थात ये जो प्रक्रिया है सीएजी यहां पर ऑडिट करते हैं। सीएजी यहां पर अगर बेईमानी हुई है, जनता तक 100 पैसे, 1 रुपए का या 100 पैसे का हम मान लें, 100 पैसे का अगर 20 पैसा ही पहुंच रहा है तो सीएजी का इससे कोई लेना देना नहीं कितना पहुंचा। सीएजी इतना केवल रिपोर्ट में बताएंगे कि 20 पैसा ही पहुंचा। अर्थात यहां पर सीएजी की आंखों के सामने सब कुछ है कि प्रक्रिया में अगर कोई घालमेल किया गया है, मान लीजिए ये सी स्तर है, बी के बाद ये सी स्तर है और सी स्तर पर कोई गड़बड़ कर दी गई, प्रक्रिया के नियमों में चेंज कर दिया गया या प्रक्रिया की जो निर्देश बनाए गए उनमें या बजट में कुछ हेरफेर कर दिया गया इत्यादि कुछ भी किया गया, तो सीएजी यहाँ पर रिपोर्ट बनाकर भारत के राष्ट्रपति को सौंप देंगे। जैसा आप 2G केस देखते हैं, कोलगेट केस देखते हैं, CWG जो कॉमनवेल्थ गेम 2010 के थे उनसे संबंधित केस देखते हैं, तो ये सब केस क्या हैं। जैसे 2G की ही बात करें, 2G में ये हुआ कि घोटाला हुआ, इतना पैसा लैप्स हुआ, ऐसा कुछ नहीं, प्रक्रियागत स्थिति बदली गई जिसकी वजह से भारत की संचित निधि से को 1,70,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। एक बहुत बड़े अमाउंट का नुकसान हो गया क्योंकि प्रक्रिया बदल दी गई और प्रक्रिया बदलने से सारा का सारा पैसा चला गया, ना भारत सरकार को मिला, ना ही प्रक्रिया प्रारंभ हो पाई और वो सारा पैसा वो जो मिलना चाहिए था वो मिला ही नहीं, अर्थात भारत सरकार को इसका लाभ ही नहीं मिला। जो भारत की संचित निधि में पैसा जाना चाहिए था वो पहुंच ही नहीं पाया। तो पैसा वैसे किसी को नहीं मिला था कि किसी को मिला हो और घोटाला हुआ हो, किसी ने पैसा लिया हो, कम किया हो, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन जो हुआ था वो ये हुआ कि प्रक्रिया में घालमेल करने की वजह से, नियम बदलने की वजह से क्या हुआ कि वो घोषणाएं नहीं हो पाई, प्रक्रिया रुक गई, उल्टा सीधा हो गया और सब डिले होने की वजह से उतना नुकसान हो गया भारत की संचित निधि को। तो ये जो स्थितियां होती हैं कि अगर कहीं पर घालमेल नियमों में किया जा रहा है तो सीएजी उस चीज को डिटेक्ट करने का काम करते हैं और उसकी रिपोर्ट जो होती है वो भारत के राष्ट्रपति को दे देते हैं और राष्ट्रपति लोकसभा में रखवाते हैं और लोकसभा में उसके लिए पीएससी का निर्माण होता है। पीएससी जो होती है उसकी जांच करती है और पीएससी क्या है उसके विषय में सारी जानकारी मैंने पिछले एक वीडियो है उसमें आप देख सकते हैं। तो
और उसके बाद जब पीएससी जांच कर लेती है तो फिर जो भी लोग दोषी होते हैं, जो अधिकारी हो सकते हैं, जो हमारे शासक या नेता वर्ग हो सकते हैं, उन सभी के दोषियों की रिपोर्ट जो होती है वो फिर जो सरकारी एजेंसीज होती हैं, पुलिस होती है या सीबीआई जैसी एजेंसी या ईडी जैसी एजेंसी, उनके पास जांच के लिए चली आती है और फिर उस पर केस प्रारंभ कर दिया जाता है उस व्यक्ति के विरुद्ध। तो ये सीएजी का स्वरूप है। तो सीएजी केवल रिपोर्ट तक तैयार करने का कार्य करते हैं। दूसरी चीज ये है कि भारत में सबसे पहले जो स्वतंत्रता के समय 1948 के समय 48 खासतौर से बी नरसिंह राव जो थे वो भारत के पहले सीएजी थे। ध्यान रखिएगा, भारत के पहले सीएजी जो थे वो बी नरसिंह राव थे जो 48 के आसपास थे। राजीव महर्षि वर्तमान में भारत के सीएजी हैं। ये सारी बातें ध्यान रखिएगा। राजीव महर्षि 13वें हैं और वर्तमान में भारत के सीएजी। अब एक और पक्ष है इसका सीएजी का, नकारात्मक पक्ष। हालांकि इसको लेकर प्रश्न बहुत कम आते हैं, सिविल सर्विसेज में मुख्य परीक्षा में अक्सर आ जाते हैं प्रश्न। तो सीएजी को नकारात्मक ढंग से भी देखा जाता है। कारण ये है कि सीएजी की रिपोर्ट बनती है, सब कुछ होता है, ऑडिट रिपोर्ट होती है और कहाँ चली जाती है किसी को ये पता ही नहीं चल पाता है, क्योंकि आप तो जानते ही परिस्थितियां कैसी हैं भारत में भ्रष्टाचार को लेकर। अब थोड़ा सा सुधरी है, ये अच्छी बात है। इसीलिए भारत में सीएजी को या सीएजी पद या सीएजी रिपोर्ट को हम कहें बार्किंग डॉग की संज्ञा दी जाती थी, क्योंकि बार्किंग डॉग जो है वो बार्क करता रहता है, बहुत चिल्लाता है, लेकिन वो काटता नहीं किसी को, इसीलिए बार्किंग डॉग की संज्ञा दी जाती है। दूसरा, सीएजी को नाइट वॉचमैन की भी संज्ञा दी जाती है, अर्थात किसी कॉलोनी में नाइट वॉचमैन टहल रहा है, सब कुछ है, लग रहा है कि सिक्योरिटी है, लेकिन चोरी हो जाती है, वो पता नहीं कर पाता है कि कहाँ चोरी हो गई, अर्थात उसके होते हुए भी चोरी हो जाती है। तो इसीलिए इसको बार्किंग डॉग और नाइट वॉचमैन जैसी नकारात्मक उपाधियां भी दी गई हैं। और सिविल सेवा में इसीलिए इसको लेकर प्रश्न आते हैं अक्सर कि क्या यह है मुख्य परीक्षा में खासतौर से कि सीएजी के होते हुए भारत में चोरी हो जाती है, अकाउंट्स में चोरी हो जाती है, ये कैसे होती है, इत्यादि ऐसे प्रश्न बनते रहते हैं। ठीक है मित्रों, तो ये भारत के सीएजी हैं, पूरा डिटेल से वर्णन है इनका, कैसा स्वरूप है, इसको आराम से पढ़िएगा जो भी है। और जो क्वेश्चन ना समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका यथासंभव उत्तर देने का प्रयास करूंगा। और अगर कोई मिस्टेक हुई है तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं उसको सुधारने का भी प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।